नमस्कार दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटी क्लास 9th का एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने चैप्टर 2 तक पढ़ लिया। चैप्टर 2 का थ्योरी और चैप्टर 2 तक हमने थ्योरी और उसके साथ साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी लगाया। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, चुनावी राजनीतिक। चैप्टर 3 है चुनावी राजनीतिक, और इसमें हम वही पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, और यहाँ से टीआरई 3 में क्वेश्चन बना भी था। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में देखेंगे हम। तो आधी रात के समय, यानी आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ सड़क शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से खड़े होते थे। उन्हें लगता था कि हमारे नेता आ गए हैं। देखिए, और यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, अब आगे देखिए यहाँ किसके बारे में दिया है। तो देखिए, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में पूछा गया था कि हरियाणा के वे कौन से नेता थे जिन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चौधरी देवीलाल ने। कब किया? 1982 ईस्वी में। वहां पर क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। और यह कब हुआ? तो 1987 ईस्वी में, जो हरियाणा के राज्य विधानसभा के चुनाव से जुड़ी खबर है। और 1982 में, देखिए यहाँ से फिर से देखते हैं, जो ऊपर खबर था यह 1987 ईस्वी में राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर थी। और राज्य में 1982 से कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। कहाँ पर? हरियाणा में। और उसके बाद तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। यानी न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही सरकार उनकी यानी यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। कौन सा काम? कि यदि उनकी पार्टी जीती तो वे छोटे किसान और वे किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। तो फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है इसके बाद। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किया। क्या किया? जमकर वोट किया। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। यानी हरियाणा के विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो 90। और 1987 का जो चुनाव हुआ था उसमें लोकदल पार्टी और उससे संबंधित पार्टियों को 90 में से 76 सीट मिली थी और बहुमत भी पा लिए थे। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली थी। यानी जो लोकदल थे जिसके प्रमुख नेता चौधरी देवीलाल थे, उनको उनकी पार्टी को अकेले 60 सीटें मिली थी। यानी बहुमत पर आ गई थी उनकी पार्टी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी थी। देखिए आगे। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को क्या किया? माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 ईस्वी में हुई। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। और अब आगे देखते हैं। या तो हरियाणा के बारे में केवल दिया हुआ है। चौधरी देवीलाल ने वहां पर न्याय युद्ध नामक आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और उसके बाद अब देखिए यहाँ से हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। यानी
बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करेंगे हम। अब अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। यानी अगर चुनाव ना हो और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर बैठे और फैसले लें, सारे फैसले मिलजुल कर ले, तो बिना चुनाव का भी शासन संभव है। लेकिन क्या हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें वयस्क लोग मान लीजिए अगर 100 करोड़ है, तो क्या 100 करोड़ लोग बैठकर किसी बात पर विचार विमर्श करके फैसला ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। इसलिए चुनाव में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वे प्रतिनिधि लोकसभा में जाकर अपनी बातों को रखते हैं और जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उस पर क्या करते हैं, अपने राय विचार रखते हैं और फैसले लेते हैं। देखिए, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे, देखिए आगे देते हैं, किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? इसीलिए चुनाव करते हैं हम। देखिए, हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। और इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। देखिए, चुनाव में मतदाता कई तरह चुनाव करते हैं। यानी चुनाव में जो मत देने वाले रहते हैं वे कई तरह चुनाव करते हैं। देखिए, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। कौन? मतदाता। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। आगे, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। कौन? मतदाता। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? यानी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? तो कौन से आधार है? देखिए, चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इससे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाना है? यानी चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको जांचने के लिए हमारे पास कोई तो पैमाना होनी चाहिए। देखिए, हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो जरूरी शर्त है उसके बारे में अब हम देखेंगे। क्या शर्त है जरूरी? पहला देखिए, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का एक मोल हो। और अब पहले चैप्टर में हमने देखा था कि कई देश में जैसे एस्टोनिया, फिजी और उसके बाद ये सब जगह पर जो है एक व्यक्ति एक वोट का पालन नहीं होता था। फिजी में वहाँ के जो मूल नागरिक थे उनका वोट भारतीय मूल नागरिकों के वोट से ज्यादा महत्व होता था। देखिए, दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। लेकिन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी, चीन के संसद को राष्ट्रीय जन संसद बोलते थे और उनमें 3000 लोग आते थे जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता था। तो जो 3000 उम्मीदवार खड़े होते थे उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। और 2002 और 2003 में क्या हुआ कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वे केवल उसी उम्मीदवार को मंजूरी देती थी जो उसके पार्टी से संबंधित हो, या उन उम्मीदवारों को मंजूरी देती थी, उन उम्मीदवारों के पार्टी को मंजूरी देती थी जिनका पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हो। तो यह लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ। इसमें क्या लिखा है? लोकतांत्रिक चुनाव में यह विकल्प उपलब्ध हो, चुनाव में विकल्प एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो जिसमें लोग अपनी मर्जी से वोट दे सके। अगर उन्हें वर्तमान सरकार पसंद नहीं है तो वे उस सरकार के खिलाफ मतदान करके उस सरकार को कुर्सी से हटा दे। और प्रत्येक व्यक्ति का
मतलब एक व्यक्ति एक मत और एक मोल हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो। जो भी वयस्क मताधिकार का नियम है, 18 वर्ष से ऊपर जो भी है, उनमें लगभग प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो और सभी मतों का एक मोल हो। देखिए तीसरा क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। और भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है, तो 5 वर्ष में। देखिए चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, यानी जो चुनाव है वह निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस देखिए पूरा नहीं किया जाता। आगे देखते हैं। देखिए इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनावों के को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब आगे देखते हैं हम। देखिए क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता अच्छी चीज है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है कि देखिए राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है, यानी उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगा, यानी अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव में क्या हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। देखिए इसलिए एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी का हमेशा चुनाव में विरोध करती रहती है, यानी प्रतिद्वंदी बनी रहती है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदता में सब कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। देखिए आगे, इन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। यानी चुनाव में हमेशा प्रतिद्वंदिता होगी और जो अच्छे लोग रहते हैं वे इसी कारण चुनाव में उतरना नहीं चाहते। देखिए हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं देखिए एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीतिक में आते हैं। देखिए आगे, पर देखिए आगे देखते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं, यानी लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। अब आगे देखते हैं। जहाँ से महत्वपूर्ण है तो कहानी जैसा दिया है, पर जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है केवल हम उसी को देखेंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनेंगे नहीं, न बनते हैं। देखिए अब चुनाव क्षेत्र या चुनाव प्रणाली यह सब देखेंगे हम। देखिए हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, तो देखिए यहाँ पर भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि आम चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या है और मध्य
देखिए मध्य चुनाव क्या है। तो देखिए आम चुनाव, हम तीनों के बारे में जान जाते हैं, आम चुनाव के बारे में। और उसके बाद उपचुनाव, आम चुनाव, उपचुनाव और देखिए आम चुनाव, उपचुनाव और मध्य अवधि चुनाव। इन तीनों चुनावों के बारे में जान जाते हैं। आम चुनाव क्या होता है? जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है और कुछ छोटे समय के अंतराल में सभी सीटों पर, मान लीजिए लोकसभा के 543 सीट हैं, तो 543 सीटों पर एक ही समय में या किसी छोटे समय के अंतराल में चुनाव होगा 5 साल बाद, तो वह आम चुनाव होता है। और आम चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। और उपचुनाव क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 543 सीट पर चुनाव हो गया और इसमें से 543 में से मान लीजिए 2 सीट हो, जिसपे 2 सीट है, यानी 543 में से चुनाव हो गया आम चुनाव, और उसके कुछ महीने बाद 2 सीट से दो जो सांसद थे उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। 2 सांसद ने, तो जो 2 सांसद जो थे, यानी जो 2 लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वे जिस स्थान से जिस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य बने थे, वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो उन 2 सीटों पर फिर चुनाव होगा। तो जो 2 सीटों पर चुनाव होता है उसे लोकसभा उपचुनाव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उपचुनाव। उपचुनाव मतलब किसी किसी सीट पर पर्सनल चुनाव हो, सीट पर पर्सनल चुनाव, यानी सभी सीटों पर नहीं, किसी कुछ सीटों पर पर्सनल चुनाव हो। और मध्य अवधि चुनाव क्या होता है? जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले, देखिए 5 वर्ष से पहले क्या हो जाए? भंग हो जाए। 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए और 543 सीटों पर एक फिर चुनाव हो, यानी 543 जो सीट है अभी, उस पर फिर चुनाव हो 5 साल से पहले, तो उसे मध्य अवधि चुनाव बोलते हैं। और आम चुनाव 5 साल के बाद होता है। और उपचुनाव किसी पॉपुलर सीट पे होता है, जिस पर कोई इस्तीफा या किसी के मृत्यु के कारण अगर वह सीट खाली हो गई, तो उस पर जो चुनाव होता है तो वह क्या होता है? उपचुनाव। और मध्य अवधि चुनाव क्या होता है? तो मध्य अवधि चुनाव होता है जब लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? मध्य अवधि चुनाव। और अब उसके आगे देखते हैं हम। यह तीनों समझ में आया? यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए अब चुनाव क्षेत्र क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि हरियाणा में 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति 90 विधायकों को वोट देता है? शायद आपको मालूम, देखिए शायद आपको मालूम, देखिए शायद आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और लोकसभा के लिए कितने क्षेत्र में अभी वर्तमान समय में है? तो 543। देखिए लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो 550 सीट है। देखिए एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की यह एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान हो, यानी हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या समान हो, ऐसा व्यवस्था किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। देखिए इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? सीट, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो संसद का सदस्य जिस सीट से जीत कर गया रहेगा, वह उस सीट के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आगे देखते हैं। देखिए खुले चुनावी मुकाबलों में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास नहीं रही। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे देखिए इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेषता
विशेष व्यवस्था सूची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी लोकसभा में अगर हमें जाने तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो 47 सीट आरक्षित है। और यह किस संविधान के आर्टिकल 300 में दिया हुआ है। देखिए कुछ क्षेत्र किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए, और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित हैं, और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीट आरक्षित है, तो 84 सीट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। और यह क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। अगर आपके पास PYQ हो टीआरई 3 का तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्लास 6 to 8 में पूछा गया था। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की देखिए यहाँ पर लिखा है 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और यह संविधान के किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 330 में दिया हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। और आर्टिकल 330A में क्या दिया है कि विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था। ये सीटें पूरी आबादी में उन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। आगे कमजोर, देखिए यहाँ पर देखिए कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतें और शहरी नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय देखिए निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। यानी अगर पूछा जाए कि महिलाओं के लिए कहाँ पर सीटों का आरक्षण है, तो शहरी और ग्रामीण निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। और वर्तमान समय में लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। और लोकसभा में संविधान संशोधन कौन सा था, 104वां कि 106वां संविधान संशोधन, तो 128वां बिल था और 106वां संविधान संशोधन था। इसके अनुसार क्या किया गया, इसके अनुसार महिलाओं को लोकसभा में भी सीटों का आरक्षण किया गया। और देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 25 है, और अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40। और इसमें पूछा था बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार कि टीआरई 2 में पूछा था कि 3 राज्यों का नाम दिया था और उसमें पूछा था कि इनमें से किन राज्यों में लोकसभा के 40 से अधिक सीट है। तो विकल्प में आंसर क्या था, 40 से अधिक सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए एक है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। कितने सीट हैं लोकसभा के, तो 80। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो 48। और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो 42 है। यही तीनों विकल्प में दिया था कि निम्नलिखित में से किसमें लोकसभा के 40 से अधिक सीट है, यानी 40 भी नहीं, 40 से अधिक। तो विकल्प में था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और एक विकल्प में था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार लगाया था उनका गलत हो गया था। बिहार में कितने लोकसभा के सीट है, तो 40 लोकसभा के सीट है बिहार में। लेकिन पूछा क्या था विकल्प में कि 40 से अधिक हो, तो आंसर क्या होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और उसके बाद बिहार में कितने लोकसभा के सीट है, तो बिहार में लोकसभा के सीट है 40। और उसके बाद तमिलनाडु में कितने लोकसभा के सीट है, तो तमिलनाडु में लोकसभा के सीट है 39। यह पांचों तो हमें हर हाल में याद रहना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में कितने हैं, तो महाराष्ट्र में है 48। और उसके बाद देखिए तमिलनाडु में कितने हैं, तो 39। ठीक है। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितने हैं, 80। और उसके बाद बिहार में देखिए कहाँ दिया है, बिहार में कितने हैं, तो बिहार में देखिए दिया है 40। ये सब जो जहाँ पर सबसे अधिक है वह हमें याद रहना चाहिए। और मतदाता सूची क्या होती है इसके बारे में भी देखते हैं हम। देखिए एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की जो सूची है वह काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को मतदाता सूची दे दी जाती है, यानी हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। और मतदाता सूची में नाम कब आएगा, जब 18 वर्ष से ऊपर होंगे तब। और प्रारंभ में कितना था, तो 21 वर्ष था और उसको 61वां संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से आगे जो महत्वपूर्ण है, देखिए पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक मत का एक समान मोल होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं,
कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई अशिक्षित, या कोई बहुत दयालु तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट डाल सकते हैं, यानी 18 वर्ष से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे कुछ भी हो ना, उन्हें वोट देने से रोका नहीं जा सकता, यानी उन्हें मत देने का अधिकार है। और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में टीआरई 2 में पूछा गया है पॉलिटी में। और यह भी पूछा गया था टीआरई 3 में कि मतदाताओं को किसके, मतलब यह पूछा गया था कि मत देने वालों को किसके आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या था, गरीबी के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग या धर्म, किसी भी आधार पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अपराधियों और बाकी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास परिस्थितियों में ही हो सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता यानी मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। देखिए, जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम को इस सूची से काट देते हैं, और जो लोग 18 वर्ष से अधिक नए हो गए होते हैं, उनका इस सूची में नाम को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और देखिए, पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई, और यह बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था चुनाव में कब से शुरू की गई थी। तो यह कब से शुरू की गई थी, तो 1993 से शुरू की गई थी। यह हमें याद रहना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में इसमें क्लास इस चैप्टर में 1993 में नहीं दिया था, लेकिन पूछा था कि चुनाव में फोटो पहचान पत्र मतलब जरूरी हो, ऐसी व्यवस्था कब से शुरू की गई थी, तो 1993 से। देखिए, सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है, और देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का और कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, यानी आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है। देखिए, चुनाव में लोगों के पास, यहाँ पर लिखा है, देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए। तब यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, यानी यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, यानी सभी लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा है कि जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी देखिए उम्मीदवार बनने में भी देखिए उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह यानी अपराधियों पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत कम मालूम मामलों में लागू होती है। कई लोग तो जेल से भी चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। देखिए, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, यानी उम्मीदवारों को क्या मिलता है, टिकट। देखिए, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। अब यह उम्मीदवारों को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवारों को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। कौन कौन से मामले में देने होते हैं, तो यह भी देखेंगे हम। देखिए, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों के बारे में विवरण देना होता है। उम्मीदवार के और उनके परिवार के सदस्यों के संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना होता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिले। ठीक है। देखिए, अब हम यह पढ़ लिए और हमने पढ़ा कि चुनाव में वोट देने का अधिकार कब कितने वर्ष से हो जाता है, 18 वर्ष से। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहनी चाहिए, 25 वर्ष। तो देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, ठीक है, अब यह भी दे सकते हैं हम अभी यहीं पर। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। और जो विधानसभा है, इसके लिए भी 25 वर्ष। लेकिन जो विधान परिषद होता है ना, उसके लिए 30 वर्ष। इसके लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। और उसके बाद राष्ट्रपति, देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और उसके बाद राज्यपाल, इन तीनों लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद
प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमें पता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, यानी लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। तो लोकसभा में उम्र कितनी होती है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब आगे देखते हैं हम। और हमने यह भी देखा कि अ, हमने यह भी देखा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। और जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत निकाय है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिला है। और देखिए चुनाव अभियान क्या होता है। तो चुनाव अभियान जो है वे चुनाव जो प्रचार प्रसार करते हैं, जनसभा करते हैं, भाषण देते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें चुनाव अभियान में क्या दिया है कि चुनाव जो लड़ने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाता है और वे उन कुछ समय में जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं वे क्या करते हैं, जनसभा करते हैं, रैलियां करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यही सब लगाकर पार्टियां चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करती हैं। और उसके बाद देखिए चुनाव में रैलियां निकाली जाती हैं और उसके बाद नारे भी दिए जाते हैं। देखिए हम कुछ नारों के बारे में जानेंगे जहां से बिहार शिक्षक भर्ती में देखिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी बहसें होती है। तो ये तो हम समझ गए, इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे यहाँ से। देखिए क्या करते हैं। देखिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और यह बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया था? तो कब दिया था? 1971 में। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या लिखा है। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। कब दिया? 1977 में। और टीआरई 2 में जो इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी बचाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में, वो टीआरई 2 में पूछा गया है पॉलिटी में। और टीआरई 3 में पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा कब दिया? तो कब दिया था? 1977 में। किस पार्टी से? जनता पार्टी से। देखिए पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। और उसके आगे देखिए वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में के चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। और आगे देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी देखिए चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी पार्टी यह काम नहीं कर सकती। कौन सा काम? देखिए मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, यह कोई भी पार्टी यह काम नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकती? उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यह भी काम नहीं कर सकती। और चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, यह भी काम नहीं कर सकती। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। यानी 10 लाख से ज्यादा लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, यह काम नहीं कर सकता चुनाव पार्टी। लेकिन इसके लिए 25 लाख क्या करोड़ों रुपए खर्च कर देती है सरकार चुनाव जीतने के लिए। अब आगे हम देखते हैं। देखिए अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। देखिए उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इससे उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। देखिए आचार संहिता में क्या मनाही है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी वाहन विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वादे नहीं कर सकते। जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो 2-3 महीना पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है वह जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर आचार संहिता लग जाता है तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आएगी वह नहीं आ पाएगी, अगर आचार संहिता से पहले ही नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। आचार संहिता के बाद नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती सरकार। देखिए मतदान और मतगणना। देखिए मतदान और मतगणना क्या होती है? जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद
सभी निर्वाचन क्षेत्रों का जो मत पेटी होती है वह एक स्थान पर चली जाती है और किसी विशेष जगह चली जाएगी और वहां से मतदान शुरू हो जाता है। और जब मतदान शुरू हो जाता है तो उस समय टीवी न्यूज चैनलों पर लगातार यही दिखाई देता है। और उसके बाद जब आधे से अधिक मतदान गिने जा चुके होते हैं तभी पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, सभी उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं ना। और उसके बाद देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है वह उसके चुनाव चिन्ह के आगे का बटन को दबा कर देना होता है, यानी ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। जिसको चुनाव देना, चुनाव चिन्ह पता रहेगा, जिस उम्मीदवार को देना रहेगा उसके चुनाव चिन्ह के आगे केवल बटन दबा देंगे। और उसके बाद जब मतदाता हो जाती है तो वोटिंग मशीन को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दी जाती है और तय तारीख से को वह खोला जाता है और चुनाव की मतगणना यानी गणना होने लगती है, वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। और उस दिन टीवी न्यूज चैनलों पर केवल वही दिखाई देती है और कुछ घंटों की गिनती से ही सारे परिणाम मालूम होने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। देखिए, भारत में देखेंगे, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक, देखिए भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। देखिए, हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहे हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। किस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है, तो देखिए, यह मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की, और शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारों का दुरुपयोग करने की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनाव धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सब क्या होता है, यह सब पता चलता रहता है। लेकिन ये सब इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव का परिणाम ही बदल जाए। कहीं कहीं पर होती रहती है ऐसी काम। और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, जो भारत चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग की नियुक्ति होती रहती है। और जो चुनाव आयोग है वह स्वतंत्र होती है। और मुख्य देखिए यहाँ पर लिखा है आगे। देखिए, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता। यानी जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नियुक्ति हो जाने के बाद वे चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं वे राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती, वे बल्कि वे सरकार को सलाह देते हैं और कई बार सरकार को मतलब कई बार सरकार को सावधान करते हैं और कई बार तो सरकार को आदेश भी देते हैं। देखिए, अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक बार नियुक्ति हो जाती है तो उसको हटा नहीं सकते, वह स्वतंत्र हो जाता है, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त हो। देखिए कितने कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं यह भी देखेंगे हम। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर निर्णय पहलू पर निर्णय लेता है। यानी जब निर्वाचन आयोग चुनाव होने लगता है उस समय जितने भी अधिकारी काम करते हैं सरकार के, वे सरकार के अंदर में न होकर निर्वाचन आयोग के अंदर में काम करते हैं और उन पर जितने भी आदेश दे सकते हैं वे निर्वाचन आयोग आदेश करता है उनको। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों की तबादला करना भी शामिल है। यानी अगर अधिकारी चुनाव आयोग के अंदर में काम कर रहे हैं तो उन अधिकारी का तबादला सरकार भी नहीं कर सकती उस समय। और उसके बाद देखिए, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। और देखिए, पिछले करीब 25 वर्षों से के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया है। और भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और उसके बाद चुनाव आयोग का मतलब आर्टिकल, किस आर्टिकल में वर्णन है, तो 324 में है। और 326 में क्या है कि मतदान देने की आयु के बारे में बताया गया है कि 18 वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं। देखिए
देखिए देखिए चुनाव आयुक्त के बारे में दिया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह बात आम हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदाता मतदान केंद्रों या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं, यानी दे सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। यानी भारत का निर्वाचन आयोग क्या था, क्या है, स्वतंत्र है। और आगे देखिए, चुनाव में लोगों की भागीदारी। देखिए चुनावी प्रक्रिया में गुणवत्ता को जांचने को एक और तरीका यह भी देखना है कि लोग इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। देखिए आगे क्या है, देखिए भारत और ब्रिटेन में मतदान प्रतिशत। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, ब्रिटेन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये भारत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन में मतदान प्रतिशत क्या आ रहा है, धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन भारत में क्या हुआ है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 56 से 58% मतदान हो गया, 62, फिर एक बार 60 हो गया, फिर 66 हो गया। यानी भारत में मतदान का क्या प्रतिशत हो रही है, बढ़ रही है, और अन्य जगह क्या हो रही है, घटती जा रही है। और देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, भारत में यह स्थिर रहा है या तो ऊपर गया है। यानी यूरोप और अमेरिका में मतदान का प्रतिशत घटा है, लेकिन भारत में क्या हुआ है, घटा नहीं है, बढ़ा ही है। देखिए भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में देखिए गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। यानी भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में जो गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग हैं वे ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। भारत में गरीब और निरक्षर लोग और कमजोर लोग ज्यादा मतदान करते हैं, लेकिन अफ्रीका, अमेरिका, इस सब जगह गरीब लोग कम मतदान करते हैं और जो अमीर लोग रहते हैं वे अधिक मतदान करते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। भारत में जो आम लोग हैं वे चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। अब आगे देखते हैं, देखिए कितने लोग को फर्क पड़ता है चुनाव से, तो 67% लोग को फर्क पड़ता है। कितने लोग को फर्क पड़ नहीं पड़ता, तो 18% लोग को फर्क नहीं पड़ता। और जो कितने लोग को पता नहीं है, तो 15% लोग को पता नहीं रहता कि चुनाव कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। अब लोग चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की थी। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। और देखिए चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। आगे, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो उनके नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में आते हैं। यानी अगर चुनाव निष्पक्ष न हो तो जो ताकतवर उम्मीदवार होंगे पैसे के बल पर कोई भी हथकंडे अपनाकर वे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष है और इसलिए चुनाव आयोग में जो ताकतवर उम्मीदवार रहते हैं वे भी चुनाव हार जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है। देखिए ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। कब नहीं हारती, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता और जो ताकतवर पार्टी रहती वही बार बार चुनाव जीतती और जो सरकार रहता वही बार बार चुनाव जीतती। देखिए आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। लेकिन देखिए भारत में चुनावी नतीजे खुद काफी कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, देखिए भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों से भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक तीन में से दो में शासक पार्टियां हारी हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता हो। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। जैसे जो वर्तमान में मान लीजिए 543 लोग विधायक बने रहते हैं, तो जब अगला चुनाव आम चुनाव होता है 5 वर्ष बाद, तो उसमें से जो अगली बार विधायक रहते हैं वे आधे से अधिक तो इस बार विधायक नहीं बनते। आधे से अधिक लोग क्या करते हैं, चुनाव हार जाते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है कि चुनाव आयोग क्या है, निष्पक्ष काम करता है। देखिए वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है।
कुछ एक अपवादों को छोड़कर तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। जो पार्टी हार जाती है वह भी क्या करती है कि चुनाव आयोग के मतलब जनादेश का मतलब लोग जनादेश का वो मानकर क्या जनादेश का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए कुछ अपवादों को छोड़कर अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश का यानी लोगों का जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। नतीजों का यानी लोगों का पसंद मानकर स्वीकार कर लेती है कि हम चुनाव हार गए, मतलब यह लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम अपनी गलती को मानते हैं, ऐसा कह के वे क्या करते हैं लोगों के जनादेश को स्वीकार कर लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती क्या होती है, देखिए इन बातों से हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। देखिए कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीजें भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत होती है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल रहते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं वे टिकट नहीं पा पाते। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। और उसके बाद देखिए बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। देखिए चुनाव धांधली क्या होता है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोग के वोट डाल देना, यानी कुछ ही लोग जो जाली वोट बोलते हैं वह काम कर देते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना, ऐसी बातें शामिल है किसमें, चुनावी धांधली में। और निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वे निर्वाचन क्षेत्र होता है। और आचार संहिता क्या होता है, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश क्या होता है, आचार संहिता होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो देखिए चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, यह भी सही है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, यह भी सही है। देखिए लोग चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, तो यह क्या है, गलत है। न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका। न्यायपालिका तो पहले से ही स्वतंत्र होती है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं, यह भी सही है। यानी विकल्प ग क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है या भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है, यह तो सही है। यह चुनाव लोकतांत्रिक होता है। देखिए भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता कर सकता है, यह भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, यह भी सही है। लेकिन पूछा क्या है, चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इसमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, तो यह सही कारण नहीं देता, विकल्प क। भारत में दुनिया के सबसे अधिक मतदाता है, इससे लोकतांत्रिक चुनाव हुआ या नहीं हुआ क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। यानी आज हम चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ लिए और बिहार शिक्षक भर्ती में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो पॉलिटी के पूछे जाएंगे वे यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 5 चैप्टर हैं क्लास 9th के पॉलिटी में, 5 चैप्टर हैं तो 3 चैप्टर तो हमारा समाप्त हो गया आज। और हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में 5 चैप्टर समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें भी 6 to 8 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में हमारा सिलेक्शन हुआ है एसएसटी में, एसएसटी टीचर के लिए। तो हमें भी अब ट्रेनिंग, स्कूल आवंटन और जिला आवंटन और इसके बाद स्कूल अलॉट हो गया है, तो अब हमें भी ट्रेनिंग पर जाना है, तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 15 मई से, यानी जब हमें स्कूल ज्वाइन करना हो उससे पहले ही हम पॉलिटी अच्छे से सभी चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th का पढ़कर जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त कर दें और इसको रिवाइज बार बार करते रहें। तो हमारा क्या होगा कि जो बीपीएससी टीआरई 4 आएगा जरूर, जब स्कूल आवंटन हो जाएगा, टीआरई 3 वालों का स्कूल मिल जाएगा तो रोस्टर क्लियर हो जाएगा, फिर नए वैकेंसी का विज्ञापन जल्दी से आ जाएगा और उसके बाद एग्जाम करने में भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि चुनाव आने वाली है बिहार में। तो इसलिए हमें अभी से जमकर मेहनत से पढ़ना होगा और बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट कन्फर्म लेना ही होगा। अब हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है और हमें जल्दी से